मुझसे सनम तुम इतनी मुहब्बत करो कि सारा ज़माना जल जाए। अरे माँ बड़े इस दिल में ठहरे हुए, ये दिल तुम्हें कैसे समझाए। महका गई जो मेरी रूह को तुम यारा, वही बहार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो, तुम चैन हो, करार हो, मेरा इश्क हो, मेरा प्यार हो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर इंजीनियर पी राज फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आपको 11th और 12th का केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। और आज मैं क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर का तीसरा लेक्चर लेकर आया हूं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। आई बात समझ में? तो लेट्स स्टार्ट एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल। क्या मतलब हुआ एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल का? हमने पढ़ा था यूनिट सेल क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था। फिर हर एक यूनिट सेल में कितने एटम्स रहते हैं ये हमने पढ़ा था। थोड़ा सा हम और फर्दर डिस्कस करेंगे, कुछ और से इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सिंपल क्यूबिक सेल। क्या डिस्कस करेंगे? हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और सबसे पहला हमारा टर्म होगा नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स। फिर फास्ट हो गया, यही रफ्तार परेशान हो जा रहे हो, कभी कभी मैं ज़्यादा स्पीड हो जाता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना। ठीक है, मैं फिर से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुमको हर एक बात समझ में आए। ठीक है, बहुत जल्दी तुमको हिम्मत नहीं हारना है कि बस सर बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। फास्ट स्लो तो कंट्रोल हो जाएगा ना, तुमको बस कंसंट्रेट होना है, क्या पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस होना है। ठीक है, चलिए आज मैं बहुत अच्छे से आपके अकॉर्डिंग, आपके स्पीड के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एनालिसिस ऑफ यूनिट सेल्स क्या मतलब हुआ कि यूनिट सेल में कितने एटम्स रहते हैं, उसमें उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, हर एक यूनिट सेल से कितनी बातें हमको सीखना है। ठीक है, हमको न्यूमेरिकल्स करने के लिए नीट में जो भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं यहाँ से हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं, सारे हमारे न्यूमेरिकल्स यहीं से बनते हैं। आई बात समझ में? अरे आई, यस सर, नो, आ गई। चलो अब देखो, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, यू कैन से दैट इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, यानी कि पर यूनिट सेल आपके कितने एटम रहते हैं। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की। इसको और किस नाम से जानते हैं हम लोग? और प्रिमिटिव। क्या? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होते हैं आपके? जिसके कॉर्नर पे एटम्स रहते हैं। आपके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं किस में रहते हैं? आपके कॉर्नर पोजीशंस पे रहते हैं। तो कॉर्नर पोजीशंस पे हम लोग पढ़े थे कितना कंट्रीब्यूशन होता है, एक एटम का कितना कंट्रीब्यूशन होता है। देखो यहाँ पे ये सारे जो कॉर्नर्स हैं हमारे, दिख रहा है? बोलो, ये हमारे 8 एटम्स हो गए। कितने? 8। हमारा एक यूनिट सेल का जो कॉर्नर होता है वो 8 यूनिट सेल के
बीच बटा रहता है, ठीक है। तो एक कॉर्नर पोजीशंस पे जो भी एटम रहेगा वो 8 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े? फिर मैं बता देता हूँ, फिर शुरू करता हूँ मैं। वो सारी बातें ऐसा है ना कि हम लोग थोड़ा सा पीछे से पढ़ते चलेंगे तो नई चीज़ों को डिस्कस करने में ज़्यादा आसानी होगी। आई बात समझ में? चलो अब देखो, दिख रहा है ये हमारा जो क्यूबिक सेल है, कितने एटम दिख रहे हैं आपको? सारा का सारा हमारा कॉर्नर पोजीशन जो है वो ऑक्युपाइड है एटम से। तो हर एक कॉर्नर पोजीशंस पे हमारा एटम कितना कंट्रीब्यूट करता है? सिर्फ और सिर्फ 1/8। हमारा यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे होता है 1/8, ठीक है। यहाँ भी 1/8, 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 यहाँ भी 1/8 और यहाँ भी 1/8। सबको ऐड कर लो। तुमको इस सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में सारे के सारे एटम दिख रहे हैं ना कॉर्नर पे? 1/8 सबका कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है? सबको ऐड कर लो। देखो पर यूनिट सेल तुम्हारे कितने एटम हो रहे हैं। यही जो एक यूनिट सेल में आपके जितने एटम होते हैं ना, यही आपके इफेक्टिव नंबर्स ऑफ एटम्स होते हैं। या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम। कितने एटम्स का यूनिट सेल में प्रभाव है? कितने एटम पर यूनिट सेल? आई बात समझ में आ रही है? यस और नो बोलो। देखो देख लो, यहाँ भी देखो, ये दिख रहा है तुमको? अब ये थोड़ा 3D में तुम लोग को इमेजिन करना होगा, ठीक है। थोड़ा तुमको इसको, ये तो हम लोग फिगर जो देख रहे हैं वो तो 3D में दिख रहा होगा, 2D में दिख रहा होगा, प्लेन पे है ना फिगर हमारा। लेकिन तुमको इमेजिन कैसे करना है? 3D में देखना है। आपको एक क्यूब बनाना है, क्यूब के सारे कॉर्नर पोजीशंस को आप नोट कीजिए कि उस कॉर्नर पोजीशन पे एटम का कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है। आई बात समझ में? यस और नो बोलो। देखो आ गया, सबको जोड़ोगे ना 1/8। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं? टोटल कॉर्नर्स कितने हुए? 8 है ना जी। तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम आपका हो जाएगा 8 × 1/8, टोटल 1 एटम, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पे नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है? 1 है। तो हमारे प्रिमिटिव यूनिट सेल में या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल जो एटम की संख्या होगी वो 1 होगी। आ गई बात समझ में? चलिए देख लो यहाँ पे, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। क्यों होगी बताओ? क्योंकि इसको ढकने के लिए एक ये जो तुम्हारा ये फेस दिख रहा है ना, इसके जस्ट बगल में एक और क्यूब आएगा। फिर यहाँ पे अगर ये तुम्हारा पहले भी मैंने बताया था, ये दूसरा फेस हो गया, ये एक क्यूब है तुमको दिख रहा है, एक क्यूब यहाँ पे रखेंगे। फिर इस क्यूब के सामने हमारा तीसरा क्यूब हो जाएगा और 2 के सामने हमारा यहाँ पे जो दिख नहीं रहा ये चौथा क्यूब हो जाएगा। 4 नीचे और 4 ऊपर, कितना? 4 नीचे और 4 ऊपर हो जाएंगे तुम्हारे। तो एक एटम का जो शेयरिंग होगा वो 8 क्यूब में होगा, इसलिए यहाँ पे 1/8 हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आया कि नहीं आया? यस और नो? मजा आ रहा है? अब देखो, ये तो हो गया कि एक यूनिट सेल में, यानी कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें कितना एटम होता है? 1। अब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि आपका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसके सबसे पास में, सबसे करीब, सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे कितने एटम्स रहते हैं। जितने एटम्स मिनिमम डिस्टेंस पे रहते हैं, ठीक है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। जितने सारे नंबर उसके कांटेक्ट में रहेंगे, टच में रहेंगे या सबसे मिनिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं नियरेस्ट नेबर एटम्स। नियरेस्ट नेबर्स एटम कितने हैं देख लेते हैं काउंट करके। आपको दिख रहा होगा एक, ये आपका क्रिस्टलाइटिस दिख रहा है, देखिए आप लोग देख लो ध्यान से, ठीक है। देखो
ठीक है। यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, यहाँ भी एटम है, हर पोजीशन पे एटम है। देखो इसके भी, इस सब का सब एटम देख रहे हो इसमें। अब थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइटेड डार्क में है, यहाँ पे हम एक एटम को बिल्कुल जो सेंटर पे है उसको काउंट करते हैं। हम किसी भी एटम्स को ले सकते हैं। यहाँ पे हम इस ऐसा क्यूब ड्रॉ करके, हमें कि यूनिट सेल हमारा हुआ ना, इस यूनिट सेल में हम किसी भी इस एटम को ले सकते हैं, 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 इसको ले सकते हैं, इसको, इसको, इसको। हाँ, अब देखो यहाँ पे इस एटम के सबसे पास में कौन है, ये एटम, और फिर ये, और फिर ये सब तो अगर इसको डिस्टेंस को ए मानेंगे, इसको डिस्टेंस को ए मानेंगे, तो भी सारे के सारे डिस्टेंस ए होगा कि नहीं। यानी कि इसमें सारे जो एटम्स है वो ए डिस्टेंस में है, यानी सब सारे एटम के बीच का डिस्टेंस बराबर है। तो किसी को भी हम एक ले लेते हैं, किसी को भी। चलो हमने इस एटम को ले लिया, ले लिए। अब एक एटम के जस्ट इस क्यूब में देखना ध्यान से, एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में। जैसे कि ये पेंसिल हो गया, एक एटम यहाँ पे, अगर एटम यहाँ पे है तो एक एटम ये हो गया और एक एटम ये हो गया, फिर एक एटम इधर और फिर एक एटम इधर, तुम्हारे तरफ फिर मेरे तरफ, एक यहाँ पे आगे आ गया, एक यहाँ पे, फिर लेफ्ट फिर राइट। कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक इतना ही डिस्टेंस पे कहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा ऊपर और एक नीचे। कितने हो गए, 6 हो गए। 6 हो गए कि नहीं हो गए। तो हमने कर लिया, ये लेफ्ट 2, फिर ये 3, ये 4, फिर ये 5 और ये 6। तो एक एटम जो ये हमारा दिख रहा है, ये सब एटम के साथ ऐसा ही होगा। उसके चारों तरफ से जब क्यूब लग जाएगा, चारों तरफ से एक एक क्यूब यूनिट सेल हम लोग सजा देंगे, तो क्या होगा, हर एक एटम का शेयरिंग वैसा ही होगा। ठीक है। और हर एक एटम के चारों तरफ से जुड़ने वाले एटम्स, पास रहने वाले एटम्स वैसे उतने ही डिस्टेंस पे रहेंगे सबका। किसी को भी हम यहाँ भी यूनिट सेल जोड़ सकते हैं, हर एक सेल पे हम आगे पीछे ऊपर नीचे यूनिट सेल को रख सकते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे देख लो, इसमें दिया कि नहीं दिया है, एक ऊपर वाले पोजीशन पे, यानी ये इसको ऐसे समझ सकते हो, ऐसे एक ऊपर एटम एक नीचे, फिर एक ऐसे इधर इधर, फिर एक ऐसे जो अंदर के जा रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा। आई बात समझ में। अरे आई। तो आपके जो नियरेस्ट नेबर एटम्स होंगे, आपके किसी भी एटम के जो सबसे पड़ोसी एटम होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पड़ोसी वाले। हमारा घर यहाँ पे हुआ, बगल का एक घर वाला, फिर इधर बगल का घर वाला, ये हमारे दोनों क्या हुए, पड़ोसी हो गए। अगर पता चला पीछे भी किसी ने घर बनाया है, तो आगे तो हमारे घर के सामने कोई घर बना नहीं सकता है। तो हमसे, हमारे घर से और कितना घर जुड़ा हुआ है, हमारे घर से सिर्फ सामने वाले एक फ्रंट को, हमारे दरवाजे की तरफ हमने उस डायरेक्शन में कोई घर नहीं रखा है, क्योंकि उधर सड़क होती है। तो सड़क को छोड़ करके जो पीछे लेफ्ट राइट एंड बैक 3 घर होगी नहीं। तो अगर हमारे घर का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाएगा तो 3 ही होगा। आई बात समझ में। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट। तो हमने पढ़ लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 6। दिख रहा है आपको। अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ए क्या है, ए है आपका एज लेंथ। क्या है, एज लेंथ। क्या है, एज लेंथ। और आर क्या है, आर है हमारा रेडियस। तो डायमीटर तो आप जानते हैं क्या होता है। अगर डायमीटर ने पूछ दिया हमको, कैलकुलेशन में रेडियस ज़्यादा दिया रहता है। ठीक है। तो ये आप जानते हैं कि रेडियस और डायमीटर में ये रिलेशन होता है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लेंगे। हमको रिलेशन जो निकालना है वो क्या करना है, एज लेंथ और रेडियस ऑफ एटम। अब क्या होता है कि जो हमारे कॉर्नर पोजीशंस के एटम होते हैं, यहाँ से हम सामने वाले फेस को ले लेते हैं, ये वाला। एक यहाँ पे रहता है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। एक्चुअली जो ये एटम होते हैं 4, आपको जो फर्स्ट फेस के 4 आगे एटम दिख रहे हैं, ये एटम एक दूसरे के टच में होते हैं, यानी सबसे यहाँ तक होता है ये। ठीक है, यहाँ पे।
अब बताओ कि इस क्यूब को हम अगर इसको क्यूब बनाते हैं, पीछे तक ले जाते हैं, हमने फ्रंट लिया है, ठीक है। अगर इसके एज की बात करें और इसको मैं कितना कंसीडर करूं, एज लेंथ को मैं ए ले लेता हूं, ए एज लेंथ, तो ये बताओ यहाँ भी ए हो गया हमारा, यहाँ से यहाँ तक ए हुआ कि नहीं हुआ। और तुम देख रहे हो ये जो स्फीयर है, जो हमारे एटम है वो स्फीयर होते हैं, तो उनके रेडियस को हम क्या बोलते हैं, हम एटम को जनरली स्फेरिकल कंसीडर करते हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये हमारा स्फीयर का रेडियस आर हो गया, देख लो यहाँ पे इस तरह से होगा, ये आर तुमको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, अरे बोलो। तो देखो यहाँ से यहाँ तक आर और यहाँ से यहाँ तक आर, तो आर प्लस हर जगह यहाँ से यहाँ तक भी आर, ये दिख रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी आर, यानी कि तुम्हारा जो आर प्लस आर हम कर रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अरे आया कि नहीं आया, यस और नो बोलो, आया कि नहीं आया, आया। चलो तो नेक्स्ट क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। वी विल स्टडी अबाउट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का कितना पोर्शन, यानी उसका कितना वॉल्यूम एटम से ऑक्युपाई होता है। तो सिंपल क्यूब में तुम्हारा कितना रहता है, एक ही ना रहता है, रहता है कि नहीं रहता है, एक एटम रहता है, नहीं रहता है, रहता है। अरे बोलो यार, इसका मतलब है कि तुम लोग क्या है, चलो यार एकदम सुस्त होकर दे रहे हो यार, एनर्जी डाउन कर दे रहे हो। एक तो तुम्हारे लिए इतने स्पीड को मैं कम किया हूँ और तुम लोग फास्ट रिप्लाई नहीं कर रहे हो, फिर मैं फास्ट हो जाऊंगा ऐसे ही, ठीक है। चलो देखो पैकिंग एफिशिएंसी क्या मतलब हुआ कि हमारा जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें रहने वाला एटम्स उस यूनिट सेल का कितना भाग ऑक्युपाई करता है, क्या उस यूनिट सेल का कितना भाग ऑक्युपाई करता है। देख लेते हैं, हमारा जो एटम होता है जनरली हम उसको स्फीयर कंसीडर करते ही नहीं करते हैं, स्फेरिकल लेते ही नहीं लेते हैं, उसको लेते हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, किसी भी स्फीयर फुटबॉल, अब ये मत कहना सर स्फीयर क्या होता है, तुमने ऑलरेडी पढ़ा है मेंसुरेशन में, ठीक है, इतनी में तुम्हारी मैथमेटिक्स कमजोर नहीं होनी चाहिए। तो तुमने पढ़ा है स्फीयर का, मान लो ये फुटबॉल हो गया, चलो बना दिया, थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है, रोनाल्डो वाला नहीं है ये, ठीक है। ये फुटबॉल जो है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और एक हमारा क्यूब है, हम लोग क्यूबिक सिंपल क्यूबिक पढ़ा ना जी, तो ये जो हमारा है इसमें क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अगर इसके एज को मैंने, इसके एज लेंथ को ए कंसीडर, जनरली हम ए कंसीडर करेंगे, इसमें जो हमारा एटम होगा उसका रेडियस आर होगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन में जो भी निकल के आए हमने एज लेंथ और रेडियस में रिलेशन निकाल लिया है, जिसकी हमें बार बार जरूरत पड़ेगी जब भी हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे, तो कैलकुलेशन में ये चीज़ें आएंगी, ठीक है, ध्यान देना। अब ये तुम्हारा एज लेंथ ए हो गया, सारा का सारा साइड क्या है ए हो गया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये क्या हो जाएगा, एक ही होता है, क्या होता है, एक ही होता है ना। अब देखो देखो देखो, अरे देखो, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वन एटम क्यों, वॉल्यूम ऑफ एटम्स ऑक्युपाइड बोलना चाहिए ना, वन एटम क्यों दे दिया यहाँ पे, क्योंकि ये जानता है कि हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में, क्या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए पहले ही वन एटम दे दिया है। अगर बॉडी सेंटर की बात करता तो 2 एटम, अगर फेस सेंटर की बात करता तो 4 एटम, और इंड सेंटर की बात करता तो 2, लेकिन हमको इंड सेंटर तो पढ़ना नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी उसकी जो बेसिक नॉलेज है वो रखना है हम लोग को, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू टॉपिक। अब देखो हमने क्या लिया, पैकिंग एफिशिएंसी कह लो या पैकिंग फ्रैक्शन कह लो। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमारा क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ ऑन एटम और वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। फिर यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल दिया है, क्या दिया है, क्यूबिक यूनिट सेल। हम लोग क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को जनरली किसके बारे में पढ़ना है, बताया था ना तुम लोग क्रिस्टल सिस्टम में, एक तो क्यूबिक सेल और दूसरा हेक्सागोनल, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके बाद जितने भी हमारे
जो प्रिमिटिव यूनिट सेल हैं उनको हमको याद रखना है बस। जो भी हमारे ब्रेवियस लैटिस हैं जो 14 होते हैं उसको सिर्फ याद रखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर बोला क्यूबिक यूनिट सेल। अगर हमारा क्यूबिक यूनिट सेल नहीं होता, अगर ऑर्थोरोम्बिक होता तो उसका वॉल्यूम हम लोग फाइंड करते कि नहीं करते? करते। अगर हेक्सागोनल होता तब भी हम उसकी वॉल्यूम फाइंड करते। तो हमारा यहाँ पे जो ऊपर होना चाहिए, जो सिंपल हमारा फॉर्मूला आएगा, मैं डिस्कस करूंगा उसको भी। अभी आप लोग इसमें देख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ वन एटम, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल हो जाएगा, ठीक है, पर यूनिट सेल, हर एक यूनिट सेल के लिए। और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ दैट यूनिट सेल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्यूबिक के बारे में पढ़ते हैं, क्यूबिक ही तो स्टडी करेंगे, क्यूबिक के बारे में तो लिखेंगे ना। तो ऊपर वन एटम हो गया, नीचे वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक। अब देखो मैंने क्या कहा, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और स्फीयर का ए बराबर कितना होता है? 2r। हमने डिस्कस किया था, अभी डिस्कस किया था, क्योंकि एक तुम्हारा यहाँ पे एटम आ जाता है और एक यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का तुम्हारा एज लेंथ जो है a है, ये r है, ये भी r है, मैंने डिस्कस कर लिया है, इसलिए यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। आई लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। खोए हो क्या? खोए हो? चलो, तो हमारा हो गया 2r का होल क्यूब। क्या हो जाएगा? 2 जा 4 4 जा 8। करोगे ना यहाँ पे? करे नहीं करोगे? 2r का होल क्यूब करोगे, इसका क्यूब करोगे ना, 3 बार गुणा करोगे, और तो ये कितना हो जाएगा? 8r क्यूब और ऊपर 4/3 पाई आर क्यूब। 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, परसेंटेज का साइन हमने लगा दिया, ठीक है, लगा देते हैं, नहीं दिया है। अब देखो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 52.36, जिसको जनरली हम लोग क्या लिख लेते हैं? जनरली हम लोग लिख लेते हैं 52.4%, ठीक है, परसेंट का साइन हो गया। तो ये हमारा जो सिंपल यूनिट क्यूबिक सेल का जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड होगा उसके एटम्स के द्वारा, तो कितना होगा? 52.36%। कितना? 52.36%। याद कर लेना, ये एग्जाम्स में आते हैं, तुम्हारे नीट में आएगा ये, ठीक है। मेरे लिए नहीं, अपने लिए याद करना है तुमको। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। यस और नो? यस। चलो तो फटाफट एक क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हैं। वैसे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मैंने हर लेक्चर में आपको देखा है, बहुत एक्टिव रहते हैं आप। और जब आप एक्टिव रहते हैं तो मेरी एनर्जी आपको तो पता ही है, ऑटोमेटिक बढ़ जाती है ना। चलिए कर लेते हैं, पढ़ते हैं। हाउ मच स्पेस इज अनऑक्युपाइड? हाउ मच स्पेस इज अनऑक्युपाइड इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल? ध्यान देना बाबू, सीधा साधा क्वेश्चन नहीं है, आपकी नीट का क्वेश्चन है। मैंने अभी पढ़ा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, क्या पढ़ा कि हमारा 52.36% ऑक्युपाइड होता है उसमें रहने वाले एटम्स के द्वारा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नहीं होता है। फटाफट देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे, आप लोगों ने जवाब भी दे दिया। नहीं नहीं, बहुत सारे लोग, आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, दिमाग लगाइए। कुछ लोग फटाफट 52 को एक कर दिए हैं, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करना है बस। अगर आपने एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, जितने भी क्वेश्चन का आपने जवाब दिया, कम से कम कुछ ना कुछ तो सीखा आपने। तो आप बिल्कुल रिलैक्स होकर के, हम लोग रिलैक्स होकर के ही पढ़ें, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ें केमिस्ट्री, फुल एंजॉय के साथ, कोई प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है, हम फ्री होकर के। चलो, वाह, बहुतों ने बहुत अच्छा आंसर किया है। योर दिस द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनऑक्युपाइड पूछा गया, ऑक्युपाइड होता तब क्या होता है, ये आपका ए ऑप्शन हो जाता। तो इस बार आपके डीके सर हैं, है ना, डीके सर है ना आपके, डी फॉर डीके सर, आप जानते हैं। ए फॉर अजीत सर, बी फॉर बंटी सर, बी कैप्सूल, याद रखना बाबू। और ये सी फॉर चंदन सर, मैथमेटिक्स वाले पूरा, ठीक है। और डी डीके सर,
मोटिवेशनल गुरु आपको हर बार कुछ ना कुछ जीवन में अच्छा करने के लिए प्रेरणा देते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। जिन लोगों को ये लग रहा है कि बहुत टफ हो रहा है, तो अपनी इस बात को जाहिर करें। कैसे? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। हमने हर किसी का यहाँ पे ध्यान रखा है। आप कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि सर आपने डायरेक्ट क्लासिफिकेशंस, मैंने डायरेक्ट क्लासिफिकेशन से शुरू नहीं किया था, मैंने बेसिक बताया था। ठीक है, और मैं आपके हर एक छोटे बड़े डाउट जितने भी होंगे आपको क्लियर मैं करता चलूँगा। आपको घबराना नहीं है, आपको बस थोड़ा सा हौसला रखना है। आपकी लाइफ में हौसला का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो अब घबराना नहीं है। बहुतों ने इसका अच्छा आंसर किया है, राइट आंसर किया है, तो इसका मतलब मैं क्या समझूं कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आ रहा तब तो कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्या? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा जो एटम्स रहता है कॉर्नर पोजीशंस पे तो रहता ही रहता है। देखो यहाँ पे कॉर्नर पोजीशंस पे ऑलरेडी है ना। कॉर्नर पोजीशन पे हमारे एटम्स रहेंगे ही रहेंगे। और एक एटम कहां हो जाएगा? एक एटम हमारा हो जाएगा बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच, यहां पे। आई बात समझ में? तो अब हमारे एटम्स हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन फिर डिस्कस करेंगे हम लोग बार बार डिस्कस करेंगे। मैं बार बार बताऊंगा आपको, और तब तक बताऊंगा जब तक कि आपको ये बात समझ में नहीं आ जाए, आपको ये बात याद नहीं हो जाए, ये सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो जाए, है ना। बिल्कुल मजे के साथ पढ़ेंगे हम लोग। अब देखो इसमें काउंट करो कितने कॉर्नर एटम है आपके। ये देख लो देख लो देखो, आपके कॉर्नर पोजीशन सारे ऑक्युपाइड होंगे। ये तो हर एक यूनिट सेल में आपके कॉर्नर पोजीशंस ऑक्युपाइड रहते ही रहते हैं। तो कितने हो गए? 8। और कॉर्नर पोजीशन का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1 8। तो टोटल नंबर्स ऑफ सेंटर पोजीशन एटम कितने हो गए? वो हो गए आपके। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये क्या है? ये बॉडी सेंटर का एटम है जो अंदर घुस के बैठा हुआ है। समझ आई बात? अब इस एटम को लेकर के और ये सारे कॉर्नर पोजीशन पे जो एटम है, इस क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम हो जा रहे हैं? कैलकुलेट मैंने पहले भी किया है, फिर मैं कर दे रहा हूं। 8 कॉर्नर्स हो गए और उनका कंट्रीब्यूशन 1/8। तो टोटल कितना हो गया? 1। फिर बॉडी एटम, बॉडी सेंटर कितने हो गए एटम? 1। टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल नंबर ऑफ एटम आपका कितना हो गया? 2। तो 2 हो गया। नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स, जिसको हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, कितने हो गए? बोलो। 2 हो गए। आई बात समझ में? अरे आई, बोलो यार। आ गई। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आप क्या, हमारा रिलेशन बिटवीन एज लेंथ ए एंड आर, किसके लिए? बॉडी सेंटर एटम के लिए। किसके लिए? बॉडी सेंटर एटम के लिए। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे देख लो, बॉडी सेंटर क्या है? जो एज लेंथ होगा तुम्हारा, जो एज लेंथ होगा वो कितना होगा? वो तो तुम्हारा ए ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक ए दिया हुआ है। स्फीयर का रेडियस कितना है? आर है, ये भी आर है। यहाँ पे जो तुम्हारे एटम है, जो कॉर्नर पोजीशन के तुम्हारे एटम है, वो टच नहीं करेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल में तो कर रहे थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में तो कर रहे थे, लेकिन इसमें नहीं करेंगे। तो इसमें कौन टचिंग एटम है? इसमें तुम्हारा बॉडी सेंटर वाला टचिंग एटम है ना। तो अब हम क्या करेंगे? इस बॉडी सेंटर में जो एटम होगा वो टच कर रहा है, तो इसका, इस तीनों के बीच का, ये तो कॉर्नर हो गया तुम्हारा। टोटल डिस्टेंस कितना है? इसका आर, इसका आर प्लस आर, फिर यहाँ पे आर, यानी 4R हो गए। ये बॉडी डायगोनल से क्या है? बॉडी फेस डायगोनल नहीं है, कंफ्यूज मत होना। तो ये पहले हमको लेंथ फाइंड करना होगा। करना नहीं करना होगा? थोड़ा सा मैं इसको स्क्वायर करके क्लियर करता हूं। अगर मान लो यहाँ पे एक एटम है
और एक यहाँ पे एटम है, तो बॉडी वाला बिल्कुल यहाँ पे होगा। अब इस एटम का रेडियस r होगा तो ये होगा कि नहीं r। फिर यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे देख लो, चलो देखो यहाँ पे ये रेडियस r हो गया, फिर ये r प्लस r। ठीक है, थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना है इसको। क्या 3D में? अब ये जो तुम्हारा जो बॉडी डायगोनल दिख रहा है ना, इसके इस कॉर्नर पोजीशन से इस कॉर्नर पोजीशन तक जो तुमको स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसका टोटल डिस्टेंस रेडियस के टर्म में कितना हो गया? 4r हो गया। 4r हो तो गया। अब ये लेंथ होगा कितना एक टर्म में? तो इसको फाइंड करने के लिए थोड़ा सा इसका मैं नाम रख देता हूं, ए बी सी डी। चलिए, अगर हम इस फेस को, इस स्क्वायर के दो लेंथ को, और इसको हम लोग फेस डायगोनल लेते हैं, मतलब ऐसे कोई ऐसा फेस हो इस तरह से, और ये वाला हो, अगर ये ए लेते हैं, इसको भी ए लेते हैं, तो ये लेंथ हमारा कितना हो जाता है? √2a होता कि नहीं होता है? इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस के रूल के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर, जो अन्य दो लेग्स होते हैं, जो अन्य दो साइड्स होते हैं, उनके स्क्वायर के सम के बराबर होता है। पाइथागोरस तो यही कहता है ना। अब देख लो, ये तो तुम्हारा फेस वाला हो गया। फिर इमेजिन करो क्यूब में, ये तुम्हारे सामने से फेस दिख रहा है, लेकिन ये फेस है नहीं, ये क्या है? ये बॉडी डायगोनल है, और यहाँ पे क्या है? तुम्हारा फेस डायगोनल है। अब यहाँ पे जब एक कॉर्नर से, जब ये तुम्हारा फेस डायगोनल होगा और यहाँ से ये वाला लेंथ आएगा, तो एक बार ये लेंथ और भी क्या होगा? एक बार ये तुम्हारा इस तरह से ये √2 हो जाएगा, और एक यूनिट और इसमें जुड़ेगा तुम्हारा 1 लेंथ 1 यूनिट। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा √3a आ जाएगा। आई बात समझ में? इसको डायगोनल कैलकुलेट करके देखना, बॉडी डायगोनल हमारा इतना आता है। क्यों? क्योंकि हमारा ये तो √2 हो गया, फिर इस पर से एक परपेंडिकुलर हमारा 1 लेंथ का होगा यहाँ पे, जिसको हम लोग ये वाला इधर से सोच सकते हो, इधर से हम लोग दिखा नहीं सकते ना फ्रंट पे। तो ये जो यहाँ से तुम्हारा √2 हो गया, तो फिर ये तुम्हारा क्यूब का a लेंथ हो गया, और यहाँ से जब ये इस तरह से काउंट करोगे, इस तरह से इस पे आएगा, इस यहाँ से, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? ये वाला हमारा ये √3a हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हमारा दोनों में रिलेशन आ जाता है। 4r इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा? तो अगर हम a को लिखें या रेडियस के टर्म में लिखें, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाता है? रेडियस इक्वल टू √3/4 इंटू a। ये हमारा रेडियस और एज में रिलेशन हो गया। आया समझ में? अरे आया, उम्मीद करता हूँ आया होगा। यस नो? वेरी गुड, आया। चलिए, अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसके नंबर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ठीक है, कितना होगा? 8 लिखा हुआ है, ये कैसे आएगा देख लेते हैं हम लोग एक बार क्यूब बना करके। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सारे के सारे फिगर में देख लिए कितने एटम हैं। चलिए, ये वाला एटम होगा। अब ये वाले एटम हो गए तो आपका कॉर्नर एटम तो यही है ना। आपका एज लेंथ कितना हो रहा था? यहां से लेकर के ये एज लेंथ है, ठीक है। अभी मैंने बॉडी डायगोनल्स, अगर मैं इसको इतना कर दूं इस तरह से, और इस एटम को ऐसे ला दूं, और फिर इसको मैं ऐसे ला दूं, और फिर से इसको मैं बॉडी डायगोनल मैं कर दूं, जो कि आपके 4r के बराबर हो रहा था, ठीक है। तो अब बताइए आप लोग, ये जो एटम है यहां से यहां वाला जो एटम है, ये आपका बॉडी डायगोनल लेंथ कितना हो रहा है? लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल कितना हुआ आपका? √3a हुआ ना। तो आपका सबसे नियरेस्ट नेबर एटम कौन होगा? सबसे पास का एटम कौन होगा? कौन होगा? ये तो ये कॉर्नर एटम होंगे। इस एटम से इस एटम के बीच का डिस्टेंस देखो, यहां से कितना हो जाएगा? a, पूरा लेंथ a है, ठीक है। लेकिन यहां से यहां तक जो होगा ये कितना है? ये √3a/2 है, ठीक है। आपका जो ये बॉडी डायगोनल का जो एटम होगा
ये फेस से मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये यहाँ पे आपका एटम है कि नहीं है? तो ये जो आपका एटम दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, इस एटम से या इस एटम से या इस एटम से या इस एटम से कितना दूर होगा? अगर ये बॉडी ट्रायंगुलर है तो ये वाला लेंथ हमारा √3 अंडर √3a है, तो इसका हाफ ही तो होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आठों जो कॉर्नर हैं इससे कितने डिस्टेंस पे होंगे? आपके √3a/2। तो कौन बड़ा है? ये बड़ा कि नहीं है? तो नियरेस्ट नंबर कौन हुआ? यही तो हुआ कि नहीं हुआ? नियरेस्ट तो कितने हो गए? 8 हो गए ना। 8 कॉर्नर पोजीशन बॉडी का। ये जो एटम है इससे सबसे नजदीक एटम कौन हुए? सबसे करीबी पड़ोसी कौन हुए? 8 कॉर्नर पोजीशंस के एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया हमारा? 8। आया समझ में? आ रहा है मजा? मजे लेके पढ़ते रहो, ठीक है? अभी तो बहुत मजा आने वाला है ऐसे ही। चलिए हम देखते हैं आप लोग अपने मेन टॉपिक पे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या हुआ कि आपके यूनिट सेल में जितने भी एटम्स हैं, आपके रेल के डब्बे में जितने भी पैसेंजर चढ़े हुए हैं वो कितना जगह लिए हुए हैं, कितना भरे हुए हैं। कभी आपने ट्रेन से सफ़र किया, बड़ा मज़ा आता है ना। पहले क्या करते हैं? पहले डब्बा से चढ़ते हैं, थोड़ी सी जगह आते हैं, भाई पैर रखने का जगह नहीं होता, बोलते यार खड़ा तो होने दो, सीधा खड़ा तो हो जाने दो, ठीक है। फिर थोड़ा सा बहुत देखते हैं किसी सीट पे थोड़ा सा जगह मिल रहा होता है, फिर थोड़ा सा कहते हैं कि बैठ जाता है यार। फिर थोड़ा सा बैठते तो अपना दिमाग ठीक हल्का हल्का जगह बनाने लगते हैं। और रात को जब सोने का वक्त आता है तब क्या करते हैं? सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। वो आदमी बार बार परेशान होकर के हटते जाता है। हम लोग क्या करते हैं? रात में जगह बना लेते हैं, होता है ना। तो खैर जगह तो पहले से छेका हुआ है, जगह हम भी छेकते हैं और ये देख करके हम बताते हैं कि इस बॉगी में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत कंजस्टेड है, बहुत ज़्यादा लोग चढ़े हुए हैं। इसी तरह जिस बॉगी में ज़्यादा लोग चढ़े होंगे उसकी पैकिंग ज़्यादा हुई होगी, नहीं होगी? उसमें जाने में दिक्कत हो रहा होगा, यानी उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? बहुत ज़्यादा होगी। तो जितने ज़्यादा एटम्स बढ़ेंगे, आपका तो क्यूब जो है उसका तो एज लेंथ फिक्स है, तो उसमें जितना भी एटम जाएगा उतना ज़्यादा जगह भरेगा, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी उतना ही ज़्यादा होगी। तो सोचो कि मैंने जब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ाया था तब एटम कितना था? 1 था, तो उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हुई थी? 52.36%। याद है ना? यहाँ पे देखो, यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी बराबर फिर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 2 स्फीयर इन यूनिट सेल। 2 स्फीयर क्यों बोल दिया? 2 एटम भी बोल सकता था, हम तो सिर्फ स्फीयर की बात करते, एटम्स की बात करते, क्योंकि इसमें 2 ही होते हैं ना। नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल का वॉल्यूम तो वही AQ, एज लेंथ का Q, ठीक है। अब देखो एज लेंथ यहाँ पे क्या है? √3 ये बराबर क्या आया था? √3/4/√3, क्योंकि हमारा A बराबर क्या आया था? R बराबर क्या आया था? देख लो, √3/4a। तो इसलिए A बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 4r/√3 है कि नहीं है? क्लियर हुआ कि नहीं? तो देखो यहाँ पे क्या लेके आया? 4/√3r, सेम टू सेम है कि नहीं? और स्फीयर का 2 स्फीयर है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्फीयर कितना हो गया? 2 दिया हुआ है, या ना? यहाँ पे देख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना? 4/3 r³ है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया? कैलकुलेशन करने के बाद आपका आया 68%। कितना आ गया? 68%। तो अनऑक्युपाइड स्पेस हमारा कितना हो गया? 32%। आई बात समझ में? चलिए
कभी कभी आपके क्वेश्चंस में ऑक्युपाइड स्पेस, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने नहीं पूछा था, तो ये आपके क्वेश्चन में आ जाते हैं। कई बार तो नीट ने इसको पूछ चुका है। ठीक है, चलिए आप लोग एक फटाफट क्वेश्चन कर लीजिए। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन प्रेजेंट बॉडी सेंटर यूनिट सेल? व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में रहने वाले एटम्स, यानी जो एटम उसमें प्रेजेंट हैं, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? यानी कि हर एक एटम्स के पड़ोसी कितने हैं, कितने लोगों से उसका कांटेक्ट है, कितने लोगों से है, कितने से बात करता है। ठीक है, ये सब जानना है हमको। तो बताओ, गैस करो, एनी गैस, फटाफट आंसर करो विदिन 5 सेकेंड। देखता हूं कौन जल्दी से जवाब देता है। वाह, दे दो सारे को, तो सारे भाई इस पर तो बहुत सारे सही जवाब दे रहे हैं। बहुत ध्यान से पढ़े आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए और सबके इंतजार आ जाने दो, और सबके सवालों के जवाब आने दो। चलो, 8 B6 से 12, इस बार ए द राइट आंसर। हमारा बॉडी सेंटर जो एटम होता है, बॉडी सेंटर जो एटम होता है, उसके पड़ोसी कितने हैं? उसके जो करीबी हैं, जिनसे टच में रहता है, कितने हैं? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ? 8। आया समझ में? चलो अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ऑन इज फेस सेंटर। क्या? फेस सेंटर यूनिट सेल। तो फिर इसमें ही पढ़ेंगे नंबर ऑफ यूनिट एटम्स, नंबर्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितने होंगे? आप लोग पहले भी जानते हैं, 4। कैसे होंगे? आपका कॉर्नर पोजीशन का सारा एटम फेस सेंटर में देख लो, 1 2 3 4। एक तुम्हारा ऊपर, ठीक है, एक तुम्हारा ये, और एक तुम्हारा ये। ठीक है, ये आपके कौन हो गए? ये आपके कॉर्नर मैं रेड से कर देता हूं सारे कॉर्नर्स को। कितने हो गए? 8 हो गए। 8 कॉर्नर्स। चलिए, और आपके जो फेस से, इस फेस पे एक है, ये 2 3 4 5 6 आपके फेस एटम हो गए। तो नंबर ऑफ एटम कितना हो गया? 8 कॉर्नर्स। कंट्रीब्यूशन कितना? 1 8 प्लस 6 फेसेस। कंट्रीब्यूशन कितना? आधा। कितना हो गया टोटल? ये 1 एटम प्लस 3 एटम, कितना हो गया टोटल? आया? फेस सेंटर में कितने एटम हुए? 4। पहले ही बताया था, फिर मैं बता दे रहा हूं। आई बात समझ में? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कितने थे? कितने थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में? 1 बॉडी सेंटर में, 2 फेस सेंटर में, कितने? 4। यस, और यही हमको पढ़ना है। हम लोग को क्यूबिक यूनिट सेल में इसी 3 को पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग रिलेशन निकालते हैं बिटवीन एज लेंथ और रेडियस। अब इसमें फेस सेंटर के एटम है, कौन है? एक मैं फेस बाहर से ले लेता हूं, आपको क्यूब दिख रहा होगा, ये आपका फेस पे है, ये दिख रहा है ये। यानी अब हम लोग फेस डायगोनल को लेंगे। ये भी यहां से यहां तक कितना है? R R R और ये फिर R, 4R ये भी होगा। लेकिन अब हमको ये वाला लेंथ लेना है। ठीक है, ये फेस वाला। तो अगर तुम्हारा एज लेंथ ए ये हो गया और ये तुम्हारा हो गया, तो ये तुम्हारा कितना हो जाता है? √2a हो जाता है। अब इस फेस सेंटर में कितने एटम है? एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो ये 4R के बराबर है। तो 4R इज इक्वल टू कितना हो गया? √2
ए। अब r बराबर कितना हो जाएगा, √2/4a। तो ये रिलेशन हो गया इसके बीच में, ठीक है। आज समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसको जरा ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बहुत सारा भीड़ दिख रहा है ना, पहचान में आएगा नहीं, कैसे देखें। लेकिन एक बात तो तुम जानते हो कि फेस सेंटर यूनिट सेल कैसा होता है, उसके एटम कहाँ कहाँ रहते हैं। कॉर्नर पोजीशंस पे एटम तो रहते ही रहते हैं। फेस सेंटर कहने का मतलब होता है कि उसके फेस के हर एक सेंटर पे एक एटम मौजूद रहेगा, जिसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, हाफ, आधा, क्योंकि हर फेस पे 2 यूनिट सेल चिपक जाते हैं। हम 2 प्रेमी छत के ऊपर, गली गली में शोर शोर शोर, सुने हो ना, दोनों चिपके रहते हैं, वही वाला है यहाँ पे फेस पे। तो कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, एक यूनिट सेल के फेस सेंटर पे एक एटम में 2 लोग शेयर करते हैं। एक, आई बात समझ में, एक बदन 2 जान, कि एक जान 2 बदन, व्हाट एवर इट बी, इट डजंट मैटर, अट्टा मस्त टकले। अब क्या हुआ, अब है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ फेस सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। फेस सेंटर यूनिट सेल में कितने आपके कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे, एक एटम कितने लोगों के कांटेक्ट में रहेगा, कितने लोगों के कांटेक्ट में रहेगा, कितने लोग से करीब करीब रहेगा, ठीक है। नियरेस्ट नेबर एटम हमारा क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसमें क्या होता है, एक फेस को हम लोग इमेजिन करते हैं, ठीक है। अगर मान लो ये वाला फेस, देखिए सामने का फेस है, ठीक है, एक इसके पीछे हो गया। अब ये जो एटम होते हैं, इसमें ये 4 जो एटम दिख रहा है ना तुमको, कॉर्नर पोजीशंस, ये सबसे नियरेस्ट नेबर एटम है। तो 4 तो यहाँ पे हो गए तुम्हारे कॉर्नर वाली, इस फेस का कॉर्नर, और एक जस्ट इसके नीचे और एक जस्ट इसके ऊपर। तो यहाँ भी जब क्यूब तुम्हारा मिलेगा, एक ऊपर क्यूब आ जाएगा, तो उसमें भी 4, और नीचे वाला क्यूब में भी 4, और फिर तुम्हारा ये भी 4। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हमारे पास हो गए 12 एटम। यानी एक फेस सेंटर जो तुम्हारा एटम है ये वाला, ठीक है, इसके 12 नियरेस्ट नेबर एटम होंगे। तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनाएंगे आप, ठीक है, बनाते हैं, चलो ये आपका हो गया कॉर्नर पोजीशन, ठीक है। कॉर्नर पोजीशन आपके 8 हो गए। अब थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ। अब देखो एक फेस तुम्हारा ये है, इसमें ये है, ठीक है, और एक तुम्हारा ये हो गया, एक तुम्हारा ये हो गया, 4 फेस हो गए। एक तुम्हारा ये सामने का फेस हो गया, और एक तुम्हारा ये पीछे का फेस हो गया। कितना हो गया, 1 1 2 बार बार 3 4 5 6 फेसेस हो गए। चलिए इस फेस से अगर इन दोनों एटम, ये जितने भी फेस सेंटर एटम होंगे, ठीक है, हर एक एटम के बीच का लेंथ कितना है, ए है। मैंने कहा था जो सबसे, जब 2 एटम के बीच का डिस्टेंस मिनिमम हो तो वो आपके नियरेस्ट नेबर एटम कहलाते हैं, ठीक है। जब उससे ज़्यादा, अब इसमें देखें यहाँ पे फेस सेंटर है, यहाँ से फेस सेंटर है, ये फेस सेंटर, ये भी फेस सेंटर, ये, ठीक है। अब इससे नज़दीक नहीं होगा। अब तुम्हारा जो, अगर मैं स्क्वायर बना के यहाँ पे फेस को मैं दिखा देता हूँ, किसी भी क्यूब को सामने से देखेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर आएगा नहीं आएगा, आएगा, बोलो यस और नो। ये तुम्हारा जो डिस्टेंस है वो तो तुम्हारा √2a है, क्यों, क्योंकि ये भी a है और तुम्हारा ये भी, ये लेंथ भी a और ये लेंथ भी तुम्हारा कितना है, a है। तो ये √2 है। अब तुम्हारा जब इस फेस पे यहाँ पे सेंटर एटम होगा तो ये √2a का हाफ होगा कि नहीं होगा, √2a का जो तुम्हारा फेस डायगोनल है उसके आधा डिस्टेंस में होगा कि नहीं होगा। तो सबसे करीब का आइटम कौन हुआ तुम्हारा, ये वाला। तो इसे देखो, एक ये 1 2 3 4 आइटम तो ये हो गए। अब इसको
इसके जस्ट ऊपर जब हम रखेंगे, इसके सामने एक और यूनिट सेल रखेंगे तो एक ऊपर भी तो होगा, उसका फेस सेंटर भी तो इसके टर्म भी तो इससे जुड़े होंगे पास में, तो एक इसके आगे एक इसके पीछे, हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। तो फेस सेंटर में हर एक एटम्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12, यानी कि वो 12 लोगों के टच में रहता है। आई बात समझ में? अरे आया? यस और नो? चलिए नेक्स्ट, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 4 एटम, इसे 4 कर दिया, कितने 4, और फिर यहां पे टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यू 2√2। अब देखो यहाँ पे जो एज लेंथ तुम्हारा कैसे निकलेगा, इसमें हमने क्या पढ़ा था कि तुम्हारा जो रेडियस था 4r बराबर क्या था 2a था। अब तो हमको एज लेंथ निकालना है, तो a निकालेंगे, यहाँ पे a जब निकालेंगे तो ये हमारा 4r/2 आएगा। तो ये हो जाएगा, जब इसको रेशनलाइज कर देंगे 2 को, तो हमारा क्या हो जाएगा 2√2r बराबर a, ये हो गया यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस है कि नहीं, 2√2r का होल क्यूब 100 इंटू % का साइन। अब कितना हमारा एफिशिएंसी हो गया, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 74%। 74% हमारा स्पेस एफसीसी में, जो कि सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी है। फेस सेंटर, इसमें ज़्यादा भीड़ होती है, एटम्स ज़्यादा होते हैं, क्राउडनेस इसमें ज़्यादा होता है। देख भी लिया हमने, जो यूनिट सेल में एटम्स होते हैं टोटल कितने होते हैं 1, बॉडी सेंटर में 2 और फेस सेंटर में 4, तो इसमें क्राउडनेस ज़्यादा हुआ ना, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी ज़्यादा क्लोज पैक होंगे ना, ठीक है। चलिए, तो कितना हो गया 74% ऑक्युपाइड फेस हो गया, तो कितना अनऑक्युपाइड रहा बोलो 26%, ठीक है। ये 26% क्या होगा इसका अनऑक्युपाइड स्पेस। आया समझ में? अरे आया यस नो? चलिए नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन का आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन है तुम्हारा, विच यूनिट सेल हैज मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी, कौन से यूनिट सेल में सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है। फर्स्ट आंसर है एफसीसी, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सेकेंड वन इज बीसीसी, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। सी सिंपल क्यूबिक, डी नॉन। फटाफट आंसर कर बताओ विदिन 5 सेकेंड, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए चलिए कीजिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, लेकिन ये भी ख्याल कभी कभी आता है, ठीक है। करते रहो, सबका आंसर मैं देख रहा हूँ। बहुत अच्छे लोगों में से हो तुम लोग, बहुत सारे लोग का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, यानी आप बहुत ही ध्यान से पढ़ रहे हैं ना, मज़ा आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। आज तो मैं बुलेट ट्रेन से नहीं चल रहा हूँ ना, पैसेंजर है, एक्सप्रेस है, तुम डिसाइड करना किससे चलूँ, शताब्दी हो, राजधानी हो, एक्सप्रेस हो, तुम्हारा पैसेंजर हो। पैसेंजर से तो नहीं चलेंगे भाई, सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, नीट क्वालिफाई करना ही नहीं करना है। तो एक हम एवरेज रेट से चलेंगे जिसमें सबको फायदा हो, ठीक है। चलिए, वाह क्या बात है, एफसीसी इज द राइट आंसर। सही है, आ रहा है समझ में, मजा आ रहा है। बरसात भी हो रही है तो गुनगुना लो थोड़ा सा। आएगा मजा अब बरसात का, तेरी मेरी दिलकश मुलाकात का, हो अखियाँ मिला के अखियाँ से परदेसी मुझे तू लूट गया। आ रहा है मजा? बुरे रिलैक्स हो पढ़ो राम, ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग केमिस्ट्री बिल्कुल मस्ती के साथ, और स्कोर भी करेंगे बहुत बढ़िया स्कोर, ठीक है। लगे रहो।
क्वेश्चन बन रहा है तो मजा आ रहा है, आज समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छा लग रहा है, वाह वाह क्या बात है। ऐसे ही अच्छा लगेगा, ध्यान से सुनोगे ना तो सब अच्छा लगेगा। अब तो हमने पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया? सिंपल, देखो बॉडी सेंटर के बेक, एफ सेंटर। अब थोड़ा सा कंक्लूजन कर लेते हैं। मैंने फार्मूला आपको बताया नहीं ना था, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा हम लोग और कुछ जो हमारे न्यूमेरिकल बनते हैं वहां से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या? डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हमने पढ़ लिया है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नया चीज पर नहीं। जब हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात कर रहे थे ना, उस वक्त बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई थी। अब हम क्या करेंगे, वहां पे हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम कंपेयर कर रहे थे ना, यहां पे उस वॉल्यूम का हमारा डेंसिटी क्या होता है लिख देते हैं, तो कहेगा सबकी वॉल्यूम, ठीक है। ये डेंसिटी होता है ना जी, रो लिख दें, चलो रो से डिनोट करते हैं। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपन वॉल्यूम। तो यहां पे डेंसिटी का बात क्यों हो रहा है मेरे दोस्तों, मेरे अजीज? आ गया मैं, नहीं मैं मजे के साथ चलेंगे, परेशान ना होना। आई एम ऑलवेज विथ यू। कोई तो हो ऐसा जिसको अपना कह सकूं, कोई तो हो ऐसा जिसके दिल में रह सकूं, कोई कहे जो एक बार मैं हूं ना। आई बात समझ? मैं हूं अभी, ठीक है, डटे रहो। हम लोग पढ़ रहे हैं द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल इज द डेंसिटी ऑफ एटम्स पर। क्या मतलब हुआ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल का? हम यूनिट सेल का डेंसिटी निकाल रहे हैं? नहीं, किसका निकाल रहे हैं? उसमें रहने वाले जो पर्दे में हैं हमारे एटम। पर्दे में रहने दो, पर्दा न हटाओ। मजा आ रहा है? आ रहा है? रिलैक्स फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? रिलैक्स फील कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस और नो? आई नीड योर आंसर। चलते हैं, पहले जाग तो जाओ। चलो, तो कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जब कहेंगे तो इसका मतलब ये समझ जाना कि हम डेंसिटी ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। आई बात समझ में? चलो, अब एक बात याद रखना बाबू, डेंसिटी का एसआई यूनिट पढ़ते हो ना, तो अब एसआई स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं ना एसआई यूनिट। यहां पे ध्यान रखना कि जो हम लोग बहुत यहां पे जो भी एटम्स होंगे उनका अमाउंट बहुत कम होगा, तो इसलिए चीजें बहुत कम होगी, तो हमारा कैलकुलेशन क्या होगा यहाँ पे? याद रखना कि हम जब भी डेंसिटी लेंगे तो हम किस में लेंगे? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर। याद रखना यूनिट, अक्सर यहाँ पे लोग कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चन जो नीट के बन के आएंगे यहीं से बन के आएंगे, आपको इसी यूनिट में रखना होगा, ठीक है। आपके जितने भी मेजरमेंट दिए होंगे आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लिया, अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा हमको एक झलक दिखना था कि इसमें नंबर ऑफ एटम कितना होता है। एक होता है बॉडी सेंटर में, 2 होता है, इसमें कितना होता है? 3 होता है। पैकिंग एफिशिएंसी इसमें कितनी होती है? P, इसमें 52.36%। इसमें हो जाती है हमारे कितनी? 68%। और इसमें कितनी हो जाती है? 74%। कितनी हो जाती है? 74%। अब ये मत पूछना कि सर अवेलेबल स्पेस कितना होते हैं। यार 100% की बात कर रहे हैं तो इसमें से माइनस कर लेना, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, इतना भी तो आना चाहिए ना यार। यू आर इन 12th क्लास एंड यू आर गोइंग टू क्रैश नीट, यू आर गोइंग टू बी क्वालिफाइड इन नीट विथ अ गुड स्कोर। इरादा कर रहे हो कि नहीं? इरादा है ना भाई, करना है कि नहीं करना है? करना है, चलो बहुत अच्छे। अब देखो, एक बात तो तय हो गई कि हमारे जो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल हैं उसमें रहने वाले एटम्स के ही डेंसिटी को है ना, उसी को कहते हैं। और दूसरा ये हो गया कि इनका यूनिट क्या रहेगा? इनका यूनिट रहेगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
अब बोलोगे सर कितनी बार क्यों बोलते हैं, तो मैंने कहा ना मैं इतनी बार बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा, इतनी बार बोलूंगा, यू कांट इमेजिन कि मैं कितनी बार बोलूंगा, और उस वक्त तक मैं बोलता रहूंगा जब तक ये तुमको याद ना हो जाए। समझे? चलिए नेक्स्ट पढ़ लो। इफ यू कंसीडर ए, कंसीडर क्या करते आ रहे हैं, ए को हम लोग एज लेते हैं नहीं लेते हैं। एम हमारा क्या है, मास ऑफ ऑन एटम, यूनिट सेल में रहने वाले एटम का, एक एटम का मास से। अब 4 रहेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एम जो है हमारा मोलर मास, कैपिटल एम जो है हमारा क्या है, मोलर मास है। और इन्हें एवोगाड्रो नंबर जो कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, या मॉलिक्यूल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो एवोगाड्रो नंबर होता है ना, मैंने आपको 11th क्लास में ही बताया है, आपने पढ़ा भी है कि ये एक संख्या होती है। एवोगाड्रो नंबर क्या है, एक संख्या है। जैसे आप 2 को एक जोड़ा बोलते हैं, अगर कोई संख्या 2 में है तो एक जोड़ा बोलते हैं, 12 को दर्जन बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते हैं, 100 को सैकड़ा बोलते कि नहीं बोलते, तो भी एक नंबर है। अगर इतने मैं हॉर्सेज की बात कर दूं, अगर इतने आपके सामने इतने इतना तो आप काउंट कर नहीं पाएंगे, नहीं ना कर पाएंगे। अच्छा ज़्यादा तेज हो रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। अब देखो ये जो नंबर्स है ना, ये एक क्या है, नंबर्स ही है। क्या बात कर दी आपने, नंबर है, एक संख्या है। इतने संख्या में कोई भी, अगर तुम भी इतनी भीड़ जमा करते हो ना, तुमको भी हम बोल देंगे क्या कि तुम्हारी संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर है, ठीक है। अब देखो इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। एवोगाड्रो नंबर्स कितना होता है, ये होता है 6.022 इंटू 10⁻23, और डी स्टैंड फॉर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूनिट सेल। फिर यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल की बात आई है, यूनिट सेल का मास नहीं होगा, किसका मास होगा, एटम्स प्रेजेंट इन द यूनिट सेल, याद रखना। और फिर यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आई बात समझ में, आ रहा है? चलो, तो आपके फॉर्मूला बन जाएगा हमारा कि मास ऑफ यूनिट्स, चलो मास ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ ईच एटम। एक एटम का कितना मास है और उस यूनिट सेल में कितने एटम्स हैं, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट सेल में रहने वाले, अगर मान लो एक एटम है, एक एटम का, 1 एटम का मास कितना है, 10 ग्राम है। मैंने क्या लिखा, 10 ग्राम है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 20 ग्राम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? आ रही बात समझ में? इसी तरह हम लोग काउंट कर लेंगे तो टोटल मास कितने हो जाएंगे। और नंबर्स ऑफ एटम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जेड से। तो जेड इंटू आपका कितना हो जाएगा, एम। अब जो हमारा एम होगा वो मास किसका है, मोलर मास है। अब मोलर मास को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, मोलर मास को हम लोग एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा मास ऑफ 1 एटम निकल जाता है। एक एटम का मास फाइंड करने के लिए फिर से सुनना, हम मोलर मास को क्या करते हैं, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब बोलो क्यों सर, क्योंकि एक मोल जो मास होता है ना, चाहे वो एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, एक मोल जो मास होता है या किसी अन्य पार्टिकल्स का, जितने भी पार्टिकल्स, अब इतने सारे पार्टिकल्स है ना, इनका जितना मास होगा उसको हम लोग एक मोल मास बोलेंगे। तो एक मोल इतने पार्टिकल्स का, 4 पार्टिकल्स का अगर 4 ग्राम होगा तो एक पार्टिकल्स का 1 ग्राम होगा, नहीं होगा? अगर करेंगे ना 4 पार्टिकल्स का अगर 40 ग्राम होगा तो 4 पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का 10 ग्राम होगा ही, नहीं होगा? तो इतने पार्टिकल्स का कितना होगा, 1 मोल। तो एक एटम का मास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास को, क्योंकि मोलर मास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल या जो भी पार्टिकल उसका मास है, ठीक है। तो उतने को हम लोग फिर एक का फाइंड करने के लिए उस नंबर से डिवाइड करते नहीं करते हैं, करते हैं ना, यस। तो हमारा कितना हो गया, ये हो गया हमारा मास ऑफ 1
यूनिट सेल कितना हो गया आपका मास अपन एवोगाड्रो नंबर, जिसको Na से डिनोट करते हैं। ये आपका हो गया क्या Zm अपन Na। Z तुम्हारा नंबर ऑफ एटम हो गया, ए मोलर मास, तो मोलर मास अपन एवोगाड्रो नंबर यानी कि एक एटम का मास हो गया। अब डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा D बराबर Zm AQ और यहाँ पे हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा याद कैसे रखेंगे, तो मैंने एक आपका यहाँ पे बनाया है वो फंडा बताओ फेस कि यहाँ पे Z है और इसके मल्टीपल में M है, Z और M, फिर नीचे है AQ इंटू Na एवोगाड्रो नंबर्स। यहाँ देख लो यहाँ पे, तो D बराबर तुम्हारा क्या हो गया Zm इंटू AQ इंटू Na और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे जब डेंसिटी मैंने लिखा है तो नीचे लिखा है यहाँ पे AQ लिखा है, लेकिन AQ किसका वॉल्यूम है, आप तो मास वन वॉल्यूम निकालते हैं ना, डेंसिटी मास वन वॉल्यूम निकालते हैं ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम आपका AQ है। ये हर कोई जरूरी नहीं है कि हर एक केस में आपका वॉल्यूम AQ ही हो, क्योंकि हम क्यूबिक सेल ले रहे हैं ना, हम क्यूबिक यूनिट से ले रहे हैं ना, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा AQ होगा, साइड इंटू साइड इंटू साइड। लेकिन अगर यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक आ जाए या हेक्सागोनल आ जाए तो उसका तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो हम यही कह सकते हैं ना कि ऊपर जो एटम्स होगा, ऊपर इसका जो डेंसिटी होगा, ऊपर जितने सारे एटम होंगे, मतलब हमारे यूनिट सेल में जितने भी एटम होंगे उनका मास होगा और वॉल्यूम किसका लिया जाएगा, उस यूनिट सेल का वॉल्यूम लिया जाएगा और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इस यूनिट में हम लोग मेजर करेंगे। आई बात समझ में? उम्मीद करता हूं कि क्लियर हुआ होगा आपको। इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस। चलिए तो फटाफट एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो स्क्रीन पे, देखो देखो, अ क्यूबिक कंपाउंड कैसा है, क्यूबिक हैज एफसीसी स्ट्रक्चर मेड ऑफ एक्स एंड वाई एटम। किससे बना हुआ है, एक्स और वाई एटम से बना हुआ है कोई क्यूबिक कंपाउंड। ओनली हाफ ऑफ द कॉर्नर पोजिशंस have occupied by X atom and Y have occupied all faces center positions. Find the molecular formula of the compound. Find करो जल्दी फटाफट, देखते हैं कितने लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए, हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन है, आप समझ लीजिए, 10 सेकंड लीजिए, लेकिन कैलकुलेट कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपकी नीट का क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार ये आपके एग्जाम्स में आ चुका है। ठीक है, याद रखना, ध्यान देना यहाँ पे कि ओनली हाफ ऑफ द कॉर्नर पोजीशन हैव बीन ऑक्युपाइड बाय एक्स। एक्स क्या किया, हाफ। ठीक है, आपका जो हाफ कॉर्नर पोजीशन है ना, वाई ऑक्युपाइड है, पूरा का पूरा नहीं, कॉर्नर पोजीशन ऑक्युपाइड है। यानी अगर 2 कॉर्नर पोजीशन हैं तो उसमें एक ही ऑक्युपाइड है, 4 कॉर्नर पोजीशन है तो उसमें 2 है, 8 है तो 4 है। ठीक है, चलिए, और फाइंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, वाई हैव ऑक्युपाइड ऑल फेसेस सेंटर। वाई का पोजीशन क्या है, बहुत अच्छे, कुछ लोग कैलकुलेशन में लगे हैं, कुछ लोग रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, कर लीजिए। चलिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, तो थोड़ा सा मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं। कुछ लोग अच्छा आंसर किए हैं, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, जिन लोगों को देर हो रही है वो लोग यहाँ पे समझेंगे। एक्स एटम कहाँ पे मौजूद है, ओनली हाफ ऑफ द कॉर्नर पोजीशन। टोटल कॉर्नर पोजीशन कितने होते हैं, टोटल कॉर्नर पोजीशन कितने होते हैं, 8। तो एक्स कितने को ऑक्युपाई किया है, ओनली 4 कॉर्नर। ठीक है, 4 पे है, और एक कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन है, एक कॉर्नर पे 8 है, तो एस का कितना नंबर हो जाएगा, 4 कॉर्नर्स इंटू कंट्रीब्यूशन कितना है, 8।
तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, x हो गया 1/2 आधा। याद करो जब एक यूनिट सेल में एक रहता था तो यहाँ पे क्या आधा हो गया। चलिए y को कर लेते हैं, y फेस सेंटर पे है, y कहाँ है 6, फेस सेंटर पे है, कंट्रीब्यूशन कितना 1/2 कितना है 3, तो x कितना हो गया, x हो गया 1/2, y कितना हो गया 3। सिंपल कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा x 2 और y 6 हो गया। सिंपल करते हैं ना यहाँ पे, तो 2 से मल्टीप्लाई, फ्रैक्शनल फॉर्म में हम नहीं रखते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं रखते, क्या करते हैं इन दोनों का जो एलसीएम होता है उसे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो कौन सा आंसर सही है, इस बार आपके बंटी सर है ना, बी कैप्सूल, बी द राइट आंसर x2 y6, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन, लास्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5, क्या है, इफ द रेडियस ऑफ ए मेटल एटम इज 2 एंगस्ट्रॉम, 2.00 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंड इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज क्यूबिक क्लोज पैक्ड, क्यूबिक क्लोज पैक का मतलब क्या हुआ है, एफसीसी। पैकिंग में हम लोग पढ़ेंगे, एफसीसी हमने दे दिया है क्योंकि आपको ज़्यादा क्लियर हो, ठीक है। आगे भी पैकिंग भी पढ़नी है हमको, जस्ट इसके बाद पढ़ना ही है, ठीक है, कि क्लोज पैकिंग। व्हाट इज द वॉल्यूम इन, देखो दे भी दिया है, बार बार दे रहा है इसको, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कंफ्यूज मत हो ना, किलोग्राम पर मीटर क्यूब मत कर देना, ठीक है। तो हो गया, करो दिमाग लगाओ, करो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करो, कर रहे हैं लोग, ऐसे मत आंसर दो BC BC ऐसा कुछ नहीं, करो। देखना थोड़ा सा ध्यान से, वॉल्यूम पूछा गया, डेंसिटी नहीं पूछा गया है। और एक और मजे की बात बताऊं, ये भी तुम्हारा नीट का ही क्वेश्चन है, आई बात समझ में, ध्यान से करना, आंसर आने भी लगे, वाह यार तुम लोग दिल खुश कर देते हो। कैलकुलेशन करें, कौन है, कर लेते हैं। आपका है इफ द रेडियस ऑफ ए मेटल एटम इज, रेडियस कितना है 200 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब कि 2 × 10⁻⁻10, यही ना, मीटर में हो जाएगा। फिर हम लोग को सेंटीमीटर में करना है ना, तब क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 2 × 8, और ये हो जाएगा तुम्हारा, अब हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया रेडियस। और कौन सा स्ट्रक्चर है, एफसीसी। एफसीसी में क्या होता है, एफसीसी में 4R, 4 रेडियस जो फेस सेंटर के होते हैं तुम्हारे, वो किसके बराबर होते हैं, √2a, आ गया। अब जो तुम्हारा a है कैसे निकलेगा, रेडियस तो तुम्हारा दिया हुआ है, दिया है ना, अब तुम्हारा a निकलेगा, a बराबर हम लोग कर लेंगे 4R/√2, सही है, कर लेंगे यहाँ पे। अब देखो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 2√2 और ये R, ठीक है। अब तुम्हारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबिक सेल है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम एक ही हो जाएगा, तो एक ही हो जाएगा, तो 2√2 और R का होल की हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलो ये हो जाएगा 2√2 और R का वैल्यू है तुम्हारा 2 × पावर 8, अब इसको कर लो तुम लोग सेंटीमीटर क्यूब, कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, पावर, ये तुम्हारा कैलकुलेशन के बाद आ जाएगा 1.79 × 10⁻⁸, 8 3 जा
अच्छा क्यूब नहीं ना किए हम यहाँ पे। 8 8 का 24 -2, और इसको जब कैलकुलेट करें तो ये 179 समथिंग आएगा, तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा -22। तो आंसर कौन हो जाएगा? इसको जब हम एग्रीगेट लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.80 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर क्यूब। सो बी वो ये हो गया। दिख रहा है? हो गया आपका। तो हमने 1 पॉइंट, इसको कैलकुलेट कर लेना तुम लोग, कितना हो जाएगा टोटल 2√2। इसको कैलकुलेशन के 179 हमने डायरेक्ट कर दिया टोटल, और ये हो जाएगा 10⁻² सेंटीमीटर क्यूब। एग्रीगेट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1.80 इंटू 10⁻²² सेंटीमीटर क्यूब। तो हो गया हमारा बी इज द राइट आंसर। आ गया? आ गया? चलो, तो यहीं पे हमारा टॉपिक क्लोज हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर 4 में हम लोग पढ़ेंगे क्लोज पैक स्ट्रक्चर। क्या? क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है पढ़ने में, लैंग्वेज प्रॉब्लम है, उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जिस तरह, आपका जो भी भाषा हो, आप जिस भाषा में कंफर्टेबल हो, वो भाषा आपके लिए आसान इसलिए हो गया है कि क्योंकि आप उसी परिवेश में रहे हैं। मैंने कई बार बोला आपसे कि आपके लिए कोई शहर अनजान तभी तक रहता है जब उस शहर में आप गए नहीं होते हैं। तो इसी तरह आपके लिए इंग्लिश में भी हो रहा है। आप इंग्लिश से जुड़िए, आप इंग्लिश में आने की कोशिश कीजिए। आप साइंस के ना स्टूडेंट हैं, आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है। आपके साइंस की जितनी भी अच्छी किताबें हैं वो तो फ्रेंच में है, जर्मन में है। ये तो अच्छी बात है कि उस बुक्स को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो आपको इंग्लिश को ही प्रीफर करना पड़ेगा। तो अभी जो थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही है वो आप कीजिए थोड़ा बहुत। इसके लिए मैं आपको उपाय भी बता दे रहा हूँ। आपको जो टॉपिक, मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ तो मैं बतलाता हूँ कि इसका नेक्स्ट कौन सा पढ़ाना है, ठीक है। तो आप जब जान चुके होते हैं कि इसके नेक्स्ट टॉपिक हमको क्या पढ़ना है, तो उसको जाके पढ़िए। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आपको नहीं समझ में आते होंगे, उसको आप लोग देखिए, डिक्शनरी से याद कीजिए, ठीक है। ये चीज़ें आपकी धीरे धीरे दूर होती चली जाएगी और एक दिन आपको इंग्लिश बहुत ही आसान लगेगा। बहुत ज़्यादा टॉप नहीं, बहुत ज़्यादा हम लोग टॉप इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आपको साइंस का स्टूडेंट रहना है, बने रहना है। बोलो यार डॉक्टर बन के तुम लोग क्या करोगे यार, जाके हिंदी में दवा का नाम लिखोगे? बोलो, अरे डॉक्टर बनना है ना जी, क्या लिखोगे? पैरासीटामोल का हिंदी लिखोगे? बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जाके देखो कितना लिखा रहता है हिंदी में। तुम डॉक्टर बनने जा रहे हो, कह रहे सर इंग्लिश में हिंदी में पढ़ाई, क्या मतलब है? बोर्ड पास करना है, बोर्ड तो ऐसे भी पास कर जाओगे, सिर्फ देखो ना, आगे पीछे करके लेक्चर देखते रहो, ऐसे ही पास कर जाओगे। और ऐसे तुम्हारा तो क्या अच्छा है ना, तो ऐसे ही रद्द हो जा रहा है, बड़ी मज़ा आ रहा है। बाबू ये तुम्हारे बोर्ड रद्द हो रहे हैं। डॉक्टर बनने के लिए ना, इंजीनियर बनने के लिए तुम्हारे एग्ज़ाम रद्द नहीं होंगे, वो तो टाइम पे होगा और तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो डिसीजन इज योर्स, ठीक है। चॉइस इज योर्स, लाइफ इज योर्स, यू कैन रिसेव योर लाइफ, ठीक है। हम लोग तो सिर्फ गाइड हैं, तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तुम ये सोचते हो कि मैं सब कुछ तुमको कर दूं, दम परोस दूं, तो ऐसा नहीं होने वाला बाबू। आपको लगना है, हम लगे हुए, हम आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारी टीम 5 विल आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। आप कितना करें, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी थोड़ा बहुत हमारे लिए मेहनत कीजिए, ठीक है। और रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा आएगा अगर आप लगेंगे। हम तो लगे हुए हैं, हम अपनी हम कोशिश कर रहे हैं। आपको जहाँ दिक्कत हो रही है, जहाँ भी परेशानी हो रही है, तो हम उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी लगिए और पढ़िए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और आप बेहतर कोशिश करेंगे। और जाते जाते आपकी फरमाइश मैं बिल्कुल पूरी करते चला जाऊँगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सुन लो, पूरी करता रहूँगा, तुम्हारी फरमाइश है। मुझे बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़ाना है और तुम लोग को मस्ती के साथ पढ़ना भी है। शुरू करते हैं।
प्रीत की लत मोहे सी लागी, हो गई मैं मतवारी। बल बल जाऊं अपने पिया को, हे मैं जाऊं वारी वारी। मोह सुध बुध नाही रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी। बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी। क्या यार तुम लोग का सर ज़्यादा इमोशनल कर दे? नहीं नहीं, मैं फिर अपने वाले में आ जाता हूँ, ठीक है? एकदम मस्ती वाला, इमोशनल नहीं होना है, बिल्कुल मजे के साथ पढ़ना है। कैसे? मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना ओरे पिया रे। हो गया? और अरे यार दिल का क्यों सुनते? दिल तो पागल है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। सारी सारी रात जगाता है यही, अखियों से नींद चुराता है। सच्चे झूठे ख्वाब दिखाता है यही, हंसाता है यही, यही रुलाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है। जय हिंद।